नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, सभी में होता है, कि हम समस्या को टालते रहते हैं और बीमारी हो तो और ज़्यादा टालते हैं, जितना टाल सकें। इलाज शुरू होता है तो छोटे मोटे तरीके से, बड़े घाव पर बैंडेड लगाकर, लेकिन उससे वो घाव रुकता नहीं, वो घाव ठीक होता नहीं और नासूर बन जाता है। और कुछ देश भी ऐसे होते हैं जो इसी तरह से समस्याओं को टालते हैं। उनमें अपना देश भी एक 78 साल से एक बीमारी को, एक समस्या को हम लगातार सिर्फ टाल रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो कोशिश भी हुई है वो बड़े घाव पर बैंडेड लगाने जैसी हुई है। तो देश एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। अगर जिन लोगों को वो संकट दिखाई नहीं दे रहा है वो अभिशप्त हैं उसको भोगने के लिए, दुर्दशा को प्राप्त होने के लिए। अब भी समय है, जाग जाइए। मैं बात कर रहा हूं धर्मांतरण की। ये बात पॉलिटिकल नहीं है, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि इसका फ़ायदा किस पार्टी को हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। धर्मांतरण रुकने से किस पार्टी को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ये सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात है, देश की एकता, अखंडता, देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। और इसके बारे में चेतावनी आज नहीं, 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दी गई थी। अभी आपको वो सुनाऊंगा कोटेशन, तो आपको सुन के लगेगा कि जैसे आज ही की बात हो रही हो। तो आप सोचिए कि हम इन 78 सालों में चलकर कहाँ पहुँचे हैं। कहावत है 9 दिन चले 2.5 कोस। ये उनकी बात सुनकर, जिनकी बात मैं सुनाने जा रहा हूँ, उनकी बात सुनकर आपको लगेगा कि हम तो 2.5 कोस भी नहीं चले। देश में धर्मांतरण इस समय जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे तो केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जब तक जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, और सबसे लेटेस्ट पंजाब। और सबसे तेजी से हाथ से अगर कोई राज्य निकल रहा है तो पंजाब। सिख समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, महज कुछ साल बाकी है, जब पंजाब सूबे में सिख अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यानी अल्पसंख्यक का दर्जा तो उन्हें पूरे देश के स्तर पर उनकी संख्या कम होने के कारण है, पंजाब में भी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पंजाब के कितने गांवों में गिरजाघर यानी चर्च खुल गए हैं, या बल्कि दूसरी तरह से कहना ज़्यादा ठीक होगा कि आप ज़रा उन गांवों की संख्या गिन लीजिए पंजाब में जहां चर्च नहीं है। लगातार चर्च खुल रहे हैं और ये सिख समाज के लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उन्होंने न तो पगड़ी पहनना छोड़ा है, न दूसरे काम छोड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा निशाना बन रहे हैं दलित समाज के, जो सिख समाज से जुड़े हुए लोग बड़ी तेज़ी से छोड़ रहे हैं। एसजीपीसी को इस पर विचार करना चाहिए और उसका एक बड़ा कारण है। वैसे तो ऐसी चीज़ों के कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण है ये जो सिख समाज ने किया कि दलितों के लिए अलग गुरुद्वारे, इसने विभेद पैदा किया है। उनको लग रहा है कि हमको बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, और उनको दिखाई देता है, उनको बताया जाता है कि देखिए चर्च में तो सब बराबर में बैठते हैं। इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और ये एक बीमारी नहीं, पंजाब में तो महामारी का रूप ले चुका है। लेकिन किसी को चिंता हो, कोई पार्टी, कोई नेता इसके बारे में सोच रहा हो, कुछ कर रहा हो, दिखाई नहीं देता। जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं वो, उनका भी कोई काम दिखाई नहीं देता है। लेकिन बात केवल पंजाब की नहीं है, पंजाब के अलावा पूरे देश में यही स्थिति होने वाली है धीरे धीरे। धर्मांतरण को लेकर हमने जो रवैया अपनाया आज़ादी के बाद से, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं।
तो 30 अगस्त 1947 को संविधान सभा में इस पर बहस हुई। बहस का मुद्दा ये था, और उस समय फंडामेंटल राइट्स पर बहस हो रही थी, कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति ये फंडामेंटल राइट्स में होना चाहिए। और वो है, कुछ लोग इसमें जोड़ना चाहते थे कि धर्मांतरण भी फंडामेंटल राइट्स में हो। इसका विरोध हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आज के कानून में भी जबरन धर्मांतरण इलीगल है, गैर कानूनी है और भविष्य में भी रहेगा, तो इसे फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कही है, जो बहुत से लोग मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरिट की बात करना सबसे बड़ी बकवास है। लेकिन मैं दो लोगों की बात आपको सुनाऊंगा। एक है अनंत शयनम आयंगर, मद्रास से सदस्य थे। उन्होंने कहा, बड़े दुख की बात है कि धर्म लोगों की आत्मा के उत्थान के लिए होता है, लेकिन धर्म का इस्तेमाल समाज को विभाजित करने के लिए किया जा रहा है। याद रखिए, देश का विभाजन हो चुका था, उसके बाद ये बात हो रही है। 15 अगस्त 1947 बीत चुकी थी। ये 30 अगस्त 1947 की बात है, जब विभाजन का घाव ताज़ा ताज़ा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन और ब्रिटिश सरकार के कहने के बावजूद धर्मांतरण की कई घटनाएं हाल ही में हुई हैं। इनके बारे में सवाल उठाने पर कहा गया कि अब सत्ता जो है राज्य सरकारों के हाथ में है और ये राज्य सरकार का विषय है। उनका ये बहुत ही खतरनाक सोच है, बड़ी खतरनाक बात है। उन्होंने कहा, सेकुलर स्टेट का धर्म से क्या लेना देना। और उसके बाद उन्होंने जो कहा, मैं कह रहा हूँ कि आज किसी बीजेपी नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के किसी अधिकारी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। आज़ादी के 78 साल बाद, अगस्त में 15 अगस्त को 78 साल हो जाएंगे, 78 साल बाद भी। तो उन्होंने क्या बोला, आपको शब्द ब शब्द पढ़ के सुनाता हूँ। हमारे अल्पसंख्यक सांप्रदायिक अल्पसंख्यक हैं। आप बताइए, भारत में अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, भारत में कितने लोग ये बात बोल सकते हैं। उन्होंने किसी संप्रदाय का नाम नहीं लिया, उसके आगे भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बात से बिल्कुल स्पष्ट है किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या लेजिस्लेचर में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने का अवसर देना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उनकी आबादी बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपके वोट बढ़ सके। फिर उन्होंने संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, कहा यही हो रहा है। उनका सब इस बात पर सहमत है कि सेकुलर स्टेट होना चाहिए भारत को। तो सेकुलर स्टेट में हम किसी एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं लेने देंगे। उनका हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे। उनका ये पॉजिटिव फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि हम किसी तरह के धर्मांतरण की अनुमति नहीं देते। लेकिन अफसोस की बात है कि धर्मांतरण तो फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं हुआ, लेकिन धर्मांतरण ना हो इसकी बात भी फंडामेंटल राइट्स में नहीं आई और इसको छोड़ दिया गया खुला। उन्होंने कहा, आउट ऑफ द वे एक सजेशन है कि जो धर्म बदलना चाहे वो जज के सामने जाकर कहे कि वो अपनी इच्छा से धर्म बदल रहा है। लेकिन उन्होंने फिर चेतावनी दी कि इस सदन को इसके खतरनाक परिणामों के बारे में भी सोचना और समझना चाहिए। और उन्हीं की तरह, बल्कि शायद कुछ उनसे भी ज़्यादा, आर.बी. धुलेकर संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने जो बात कही वो और ज़्यादा ध्यान देने लायक। अब आप देखिए, आज जो बात कही जा रही है और 1947 में जो बात कही जा रही थी, उसमें क्या अंतर है, ज़रा आप सोच कर देखिए। उन्होंने कहा कि इस समय हर तरह के प्रयास हो रहे हैं कि एक संप्रदाय की आबादी बढ़ जाए। बीजेपी नहीं थी उस समय, जनसंघ भी नहीं बनी थी कि वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस तरह का मुद्दा उठा रही हो। और फिर उन्होंने चेतावनी दी कि ये देश के एक और विभाजन की तैयारी हो रही है। उनका इस सदन के अंदर और इस सदन के बाहर इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। एक वर्ग है जो आज भी अपने को इस देश का नागरिक मानने को तैयार नहीं है। आज आप बोल दीजिए ये बात, हेट स्पीच में होगी, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ न जाने किस किस तरह की टिप्पणी करेगा।
आपको जेल भेजने की बात करेगा, आपको शर्मिंदा करेगा, और राजनीतिक दल क्या करेंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने आगे कहा जिन्होंने इस देश का विभाजन कराया वो एक और विभाजन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस क्लॉज को ख़त्म नहीं करना चाहिए। उस क्लॉज की बात कर रहे हैं जिसमें धर्मांतरण पर रोक लगाने को फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने की बात की गई। और फिर यहीं रुके नहीं, वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि हिंदुओं और दूसरे संप्रदाय के लोगों की जनसंख्या घटे। और जाहिर है कि उसमें दूसरे संप्रदाय की जो बात कर रहे थे उसमें मुसलमान नहीं थे, वो सिख, जैन, बौद्ध और दूसरे समुदायों की बात कर रहे थे। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये लोग 10 साल बाद कहें कि हम एक अलग देश हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति को कुचल देना चाहिए। ये कोई डिक्टेटर नहीं थे, ये कोई तानाशाह नहीं थे जो बोल रहे थे, और संविधान सभा में इसका विरोध करने वाला कोई नहीं था, 1-2 मुस्लिम सदस्यों के अलावा, जिनको बुरी लग रही थी ये बात। लेकिन उनकी मुश्किल ये थी कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, न संप्रदाय का, न पार्टी का, न नेता का। उनका इसलिए इस क्लॉज को उसी रूप में रखना चाहिए जिस रूप में एडवाइजरी कमेटी ने इसकी संस्तुति की है। तो धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, इस पर संविधान सभा में लगभग आम राय थी, या कहें सहमति थी, बहुमत इस पक्ष में था। इसके बावजूद धर्मांतरण रोकने के लिए इस मुद्दे को फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं किया गया। मर्ज को और बढ़ाने का काम किया गया। ये जो खुला छोड़ दिया, आज स्थिति ये है कि इसका इलाज करने के लिए आपको बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि करेगा कौन। आज अगर सर्जरी की बात होगी तो मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो उनको कोई खतरा मानता ही नहीं। मैं हिंदुओं को खतरा मानता हूँ जो अपने को सेकुलर समझते हैं, इस गलतफहमी में हैं। जैसे जंगल में कुछ जानवरों को लगता था कि शेर उन जानवरों को खाएगा, दूसरे जानवरों को उनका नंबर नहीं आएगा। उनको मालूम नहीं है कि उनका भी नंबर आएगा। और पूरी दुनिया में हो रहा है, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया को देख लीजिए क्या हो रहा है। कोई इसका एक अपवाद बताइए। तो धर्मांतरण ऐसा मामला है जिसको पूरी तरह से सख्ती से रोकने की कोशिश, सख्ती से रोकने का एक ही तरीका है कि ये कानून बनाया जाए जो 1947 में संविधान सभा में नहीं हुआ, वो अब किया जाए कि धर्मांतरण के विरोध को फंडामेंटल राइट माना जाए, मौलिक अधिकार माना जाए कि किसी संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों का धर्मांतरण नहीं कर सकते। इस मामले में राज्यों में कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, केंद्र के स्तर पर जो है कानून बनाया जाना चाहिए और धर्मांतरण पर हर हाल में हर तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। और धर्मांतरण में जो लोग लिप्त हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनकी सज़ा बढ़ाई जानी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। स्पेशल कोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़े, स्पेशल कोर्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ये मामला वोट का नहीं है। बहुत से लोग इसको तुरंत वोट से जोड़ देंगे, बहुत से लोग इसको बीजेपी से जोड़ देंगे, संघ से जोड़ देंगे। बीजेपी और संघ से बड़ा है देश। ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश की एकता और अखंडता का मामला है, और हमें तो और ज़्यादा सावधान होना चाहिए। हम एक विभाजन देख चुके हैं, एक विभाजन की विभीषिका झेल चुके हैं, 1000 साल की गुलामी देख चुके हैं। उस पर भी अगर चेतने को तैयार नहीं है, अगर हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो शायद हम यही डिज़र्व करते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए कि महंगाई बढ़ जाना, किसी की आमदनी कम हो जाना, किसी को रोज़गार न मिल पाना, ये सब समस्याएं हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये सब समस्याएं तभी तक रहेंगी जब तक देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। तो इसलिए प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जो खतरा है, सबसे पहले उससे निपटा जाए। प्राथमिकता यही होनी चाहिए। ज़रा अपने आसपास नज़र घुमा कर देखिए
कि कितने लोगों के मन में ये बात प्राथमिकता के तौर पर है। आपको समझ में आ जाएगा कि भविष्य क्या होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।